हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि हम व्याख्या आज भाग 4 लेकर के आए हैं हमारे अतीत कक्षा 6 की जो इतिहास विषय की एनसीईआरटी है उसके अध्याय 3 की, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो इससे पहले 3 भाग हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और ये चौथा भाग है। इन 4 व्याख्याओं में छोटे छोटे पार्ट्स में हमने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम व्याख्या भाग नंबर 4 जो है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो गुजरात में नगर थे तो उनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो देखिए चलते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। किस नगर के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? धोलावीरा नगर के, जो कि कहाँ पर था? कच्छ के इलाके में और खदिर बेत के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। देखिए यहाँ पर क्या था, साफ पानी पाया जाता था और यहाँ की जो ज़मीन थी बहुत उपजाऊ थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे। जिन नगरों के बारे में हमने पढ़ा, ज़्यादातर नगर क्या थे ना हड़प्पा सभ्यता के, वो 2 भागों में बटे हुए थे। लेकिन धोलावीरा जो नगर था उसको 3 भागों में बांटा गया था। कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा नगर है जिसको 3 भागों में बांटा गया था हड़प्पा सभ्यता के, ऐसे नगर के बारे में बताइए। तो धोलावीरा ही वही नगर था जो 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। देखिए जो नगर था ना, इसके चारों तरफ इसको क्या किया गया था, एक तरह से किलाबंद किया गया था पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर। और इसके अंदर जाने के लिए क्या थे, बहुत बहुत बड़े प्रवेश द्वार थे, जो एंट्रेंस होते हैं ना, जैसे एंट्रेंस गेट बना देते हैं हम, उस तरह से। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर मैदान भी था जहाँ पर क्या किए जाते थे, सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। आज भी गाँव में क्या होता है, जो गाँव में मैदान होते हैं वहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है ना, उसी तरह से इस नगर में भी क्या था, एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। देखिए पत्थरों पर हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, खुदी हुई है वो लिपि, ठीक है। इन अभिलेखों को क्या है, संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। और ये जो अभिलेख थे इनको जड़ा गया था किस चीज़ में, लकड़ी में। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि ये जो अभिलेख है इनको लकड़ियों में जड़ा गया था और ये अनोखे हैं क्योंकि जो ज़्यादातर मोहर जैसे मिली है ना, जो लेख मिले हैं हड़प्पा में, तो वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। लेकिन ये जो है, ये अभिलेख जो है ये लकड़ियों में जड़े गए पाए गए हैं। तो अब आगे चलते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ऊपर जो हमें बताया गया है, ऊपर के पैराग्राफ में वो बताया गया है धोलावीरा के बारे में, और इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं लोथल के बारे में कि जो लोथल, देखिए ये कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे था, ये साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था। कौन सा नगर? लोथल नगर, ठीक है। और गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली थी साबरमती की एक उपनदी, तो ये यहाँ पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर क्या मिलता था? कच्चा माल मिलता था, कीमती पत्थर। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पत्थर, शंख और धातु कहाँ पर मिलते थे, तो ये लोथल में मिलते थे। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। देखिए इस भंडार गृह से मोहरें भी मिली हैं और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरबंदी का मतलब है गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। जैसे कोई गीली मिट्टी है, ठीक है, तो उस पर हम दबाव बनाएंगे, तो जिस चीज़ का हम दबाव बनाएंगे उसकी छाप बनेगी ना, तो इस तरह की मोहरबंदी या मुद्रांकन मिले हैं यहाँ से। साइड में लिखा है लोथल का बंदरगाह। ये जो नीचे चित्र बना है ये आपको दिख रहा है, ये बंदरगाह है, कहाँ का? लोथल का। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। देखिए आज भी जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, आयात निर्यात होता है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि संभवतः यहाँ पर जो माल होगा
को चढ़ाया और उतारा जाता होगा, और यह बंदरगाह था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह है वो कहाँ पर पाया गया है? लोथल में पाया गया है, गुजरात में। और लोथल कहाँ का नगर है? गुजरात का। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इमारत ऐसी मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा मिला है जिससे मनके बनाए गए, ठीक है। तो ये मनके किसी जगह पर तो बनाए गए होंगे, तो जिस जगह पर बनाए गए थे वो इमारत या गोदाम जो भी हो, तो वहाँ वो मिली है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर क्या क्या पाया गया है? पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके और मनके बनाने वाले यहाँ पर उपकरण भी मिले हैं। अब नीचे ये ग्रीन बॉक्स है, इसमें लिखा है मुद्रा, ब्रैकेट में है मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और साइड में इसके चित्र भी बना हुआ है आपको दिखाने के लिए। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखिए ये क्या होते थे? थैले, जिनमें हम सामान भर के इधर उधर भेजते होंगे वो लोग, तो उनको चिन्हित करने के लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता होगा। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहर बंदी कहते हैं। देखिए जैसे हम आज सामान भेजते हैं तो हम पैक करके भेजते हैं ना, टेप वेप लगा के भेजते हैं, पूरा उस पर प्रॉपर हम एक चिट लगवाते हैं कि हाँ ये इस एड्रेस से इस एड्रेस को भेजी जा रही है। तो उस तरह पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो वो क्या करते थे? थैलों में गीली मिट्टी लगा करके और उस पर एक मोहर लगा देते थे, और उन मोहरों की लोगों को पहचान होती थी। और देखिए आगे लिखा है, अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और सामान पहुंचने तक, जिस भी स्थान पर वो सामान पहुंचाया जाता था, अगर तब तक ये मोहर टूटी नहीं तो सामने वाले को ये पता हो जाता था कि हाँ इस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी तो ऐसा होता है ना, है ना। इसमें लिखा है आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मोहरों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है आज भी, जिससे कि पता चले कि ये कहाँ से सामान आया है, और मोहर प्रमाण देती है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि इस सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाल्टों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। देखिए इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि 3900 साल पहले अचानक से क्या हुआ कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका सीधा इस पैराग्राफ का सीधा सीधा मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ना विनाश होने लगा, एक तरह से विकास नहीं हुआ। यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया? अचानक से नगरों को छोड़ दिया, और जहाँ पर यहाँ पर प्रयोग होने वाली लेखन, मोहर, बाट थे उनका प्रयोग बंद हो गया। अच्छा, जो लोग सामान बाहर से मंगाते थे कच्चा माल, वो भी उसका आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो इतना बड़ा शहर था, उस पर क्या होने लगा? जगह जगह सड़कों के कचरे के ढेर बनने लगे, और जितनी भी जल निकास प्रणाली थी जो कि यहाँ की व्यवस्था थी और बहुत ही महत्वपूर्ण जल निकास प्रणाली की, जो ये फेमस है हड़प्पा सभ्यता जल निकास प्रणाली के लिए, वो भी नष्ट हो गई। और सड़कों पर ही क्या होने लगा? लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तो ये होने लगा। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि बाढ़ आ गई, या ऐसा हुआ होगा कि जो मतलब नदियाँ सूख गई होंगी, ठीक है। कुछ लोग, जो कुछ विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं, ठीक है। हर विद्वान का अलग मत है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये मत आज भी बहुत ज़्यादा विवादित है, क्योंकि अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, सब ने
अपने अपने हिसाब से क्या दिए हैं, अपने विचार दे रखे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो शासक है उनका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। लेकिन अब ये पैराग्राफ में कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि जो भी हुआ होगा परिवर्तन का असर तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो थी पूरी बस्तियां उजड़ गई थी, और कई लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। देखिए ये तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा अंत हो गया था, है ना। नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद लगभग 1400 यानी कि 1400 वर्ष बाद नगरों का विकास हुआ है, जिसके बारे में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये आपका था आरंभिक नगर कक्षा 6 के इतिहास विषय के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जो कि आज पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। आपको कुछ भी पूछना हो, आपकी कुछ भी क्वेरी हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना हो, तो आप हमें कमेंट करके बताया कीजिए। मैं स्पेशली उस पर वीडियो बनाया करूँगी। इससे हमें क्या होता है ना, मैटर भी मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।